हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाई यील्ड वैरायटी मैक्स 6478। ये वैरायटी क्या है, इसके आने से महाराष्ट्र के किसानों को खास तौर पर क्या फ़ायदा हुआ है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, एक इंस्टीट्यूट है महाराष्ट्र में, पुणे में, अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो पहले तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ वीडियो शुरू करने से पहले कि जो अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट है पुणे में, ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है। ये कौन से मिनिस्ट्री के अधीन काम करता है? कृषि मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर वेलफेयर या मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी? तो ये आपको मुझे कमेंट्स में लिख के बताना है। कमेंट्स ओपन है। अब अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक वीट की हाई यील्डिंग वैरायटी बनाई है जिसका नाम है मैक्स 6478। और इस वैरायटी को जब किसानों ने अपने खेतों में उगाया तो उन्होंने देखा कि उनकी जो पैदावार है, जो यील्ड है, वो डबल हो गई है। ये एक्सपेरिमेंट किए गए थे करांचकोप विलेज। करांचकोप विलेज है कोरेगांव, सतारा, महाराष्ट्र में। इतना ही नहीं, ये जो वीट है ये काफ़ी जल्दी मैच्योर भी हो जाता है, सिर्फ 110 दिनों में। और कई तरह के जो डिजीज़ हैं जैसे कि लीफ रस्ट या स्टेम रस्ट, वो भी इसमें नहीं लगता। जो कॉमन वीट हम यूज़ करते हैं, जिसको हम ट्रिटिकम एस्टिवम बोलते हैं, ये उसी की वैरायटी है मैक्स 6478। इस वीट का जो आटा है, उससे जो चपाती बनी है, उसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। और इसकी जो पैदावार है वो पहले अगर जो किसान उगाते थे, जो दूसरी वैरायटी यूज़ करते थे, लोक 1, HD 2189, उनसे ज़्यादा है। तो 45 से 60 क्विंटल पर हेक्टेयर की जो पैदावार है किसानों को इससे मिल रही है। तो आगे बढ़ने से पहले हम ये समझते हैं पहले तो कि हाई यील्डिंग वैरायटी होती क्या है, इसके फायदे और नुकसान क्या हैं। बात है उस समय की जब भारत के पास भोजन की बहुत ज़्यादा कमी थी, जब ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं आया था। उससे पहले हमेशा एक फेमाइन लाइक सिचुएशन रहती थी इंडिया में। 1965 का जब फेमाइन आया, उसके बाद हमने फिर ग्रीन रेवोल्यूशन को स्टार्ट किया। उसमें ग्रीन रेवोल्यूशन जब स्टार्ट हुआ तो नॉर्मन बोरलॉग, जिन्हें हम फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं, उन्होंने 3 चीज़ों की बात करी। उन्होंने कहा हमें ऐसी फसलें उगानी हैं सबसे पहले जिनमें डिजीज़ ना लगे, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जो मैच्योर जल्दी हो। और तीसरा, जिनकी यील्ड ज़्यादा हो, यानी पैदावार ज़्यादा हो। इन तीनों का मतलब क्या है? सबसे पहला, डिजीज़ ना लगे, क्योंकि बहुत सारे डिजीज़ लगते हैं क्रॉप्स के अंदर, आप जानते ही हैं। तो उनसे वो क्रॉप अपने आप खराब हो जाती है। मैच्योर जल्दी हो। मैच्योर जल्दी मतलब ये है, मान लीजिए कोई गेहूं है जो 150 दिन में तैयार हो रहा है, अगर उसकी बजाय वो 110 दिन में तैयार हो जाता है तो फिर उससे किसानों का फ़ायदा होगा, क्योंकि उसका मैच्योरिटी जो साइकिल है वो छोटा हो गया है, तो उससे किसानों को फ़ायदा होगा। अर्ली मैच्योरेशन। और प्रोडक्टिविटी भी बढ़े। प्रोडक्टिविटी आजकल और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, उत्पादकता, क्योंकि एग्रीकल्चर जो एरिया है भारत में वो कम हो रहा है। ज़्यादातर किसान जो हैं धीरे धीरे कृषि छोड़ रहे हैं और जनरेशन बाय जनरेशन जो ज़मीन है वो कम होती जा रही है। इस वजह से हम प्रोडक्टिविटी पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो आप ये भी समझिए एक तो कि प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में फ़र्क क्या होता है, उत्पादन और उत्पादकता में फ़र्क क्या होता है। अगर आपके पास मान लीजिए 1 एकड़ ज़मीन है और आप उस पर 5 किलो गेहूँ उगाते हैं, 1 एकड़ ज़मीन पे 5 किलो गेहूं आप उगाते हैं। और अगर आपके पास मान लीजिए 2 एकड़ ज़मीन है और आप उस पर 7 किलो गेहूं उगा पाते हैं, तो इस केस में आपका प्रोडक्शन किस में ज़्यादा है? इसमें, क्योंकि आप 7 किलो गेहूं उगा रहे हैं 2 एकड़ ज़मीन पे, तो आपका जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, वो ज़्यादा है। लेकिन आपकी उत्पादकता कम है, क्योंकि आप 1 एकड़ पे सिर्फ 3.5 kg उगा पा रहे हैं, जबकि जो दूसरा किसान है वो 1 एकड़ ज़मीन पर 5 kg उगा पा रहा है। तो हमें सिर्फ उत्पादन पर ध्यान नहीं देना, हमें उत्पादकता पर ध्यान देना है, क्योंकि ज़मीन कम होती जा रही है, तो हमें प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। तो हाई यील्डिंग वैरायटी क्या करते हैं? ये प्रोडक्टिविटी को, यील्ड को बढ़ाते हैं, राइट। और ये कई तरीकों से तैयार किए जाते हैं। हाई यील्डिंग वैरायटी के फायदे क्या हैं? सबसे पहला, इनमें फर्टिलाइज़र काफ़ी अच्छा काम करता है, यानी जो फर्टिलाइज़र हम डालते हैं, उर्वरक डालते हैं, उनमें ये बहुत अच्छा रेस्पॉन्स देते हैं। ये साइज़ में छोटे होते हैं, डॉफ होती हैं ये वैरायटी, इस वजह से जब विंड चलती हैं, स्ट्रॉन्ग विंड्स, तो ये उनको रेजिस्ट कर पाते हैं। उसके अलावा हमने जैसा ग्रीन रेवोल्यूशन में देखा कि सिग्निफिकेंट यील्ड हमें इनसे मिली, तो हाई यील्डिंग वैरायटीज़ इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन इनके कुछ नुकसान भी हैं। पहला, इन्हें पानी ज़्यादा चाहिए। इनफैक्ट अगर
पानी, ये हाईली सेंसिटिव होते हैं, तो अगर पानी की कमी हो जाती है तो फिर काफ़ी जल्दी ये खराब भी हो सकते हैं। इनको लेकर अवेयरनेस भी कम है किसानों में, तो किसान आसानी से इन्हें अपनाते नहीं हैं। इनमें फर्टिलाइज़र जो है ज़्यादा लगता है, हालांकि फर्टिलाइज़र का रेस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा है इनमें, लेकिन फर्टिलाइज़र इनमें लगता भी ज़्यादा है। फिर इनमें खरपतवार काफ़ी लगती है, तो वीडिंग करनी पड़ती है हमें, जो वीड्स होते हैं वो हमें बार बार रिमूव करने पड़ते हैं, और ये काफ़ी बड़ी समस्या है। हमने देखा अभी कैसे राजस्थान ने जो लंटाना कमारा वीड है उसको हटाने के लिए एक कैंपेन तक चलाया, मिशन लंटाना, क्योंकि ये जो वहाँ के देसी जो फसलें हैं उनको खराब कर रहा था। तो ये खरपतवार बहुत बड़ी समस्या है। इनमें हमें लगातार पेस्टिसाइड्स का उपयोग भी करना पड़ता है, ठीक है। और कुछ केसेस में जो ट्रेडिशनल हमारे क्रॉप्स होते हैं वो हाई यील्डिंग वैरायटी से ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं डिजीज़ को लेकर, कई बार, ऐसा ज़रूरी नहीं है लेकिन कई बार। तो ये कुछ डिसएडवांटेज हैं हाई यील्डिंग क्रॉप्स के। अब जो वीट तैयार हुआ है अभी अभी, मैक 6478 अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने किया है, इसके फायदे क्या हैं? इसमें प्रोटीन ज़्यादा है, 14% प्रोटीन इसमें है, 44.1 ppm जिंक और 42.8 ppm आयरन। ये जो ट्रेडिशनल वेराइटीज़ हैं उनसे ज़्यादा प्रोटीन, जिंक और आयरन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत में मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है, कुपोषण की समस्या ज़्यादा है, और आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया भारत की महिलाओं में काफ़ी ज़्यादा है। महाराष्ट्र की सरकार, उनकी एक सीड एजेंसी है, सीड एजेंसी फॉर सीड मल्टीप्लिकेशन, जो किसानों को जो हाई यील्डिंग वैरायटी के बीज है वो उपलब्ध कराती है, जिसको बोलते हैं महाबीज। तो वो इसका कमर्शियल प्रोडक्शन कर रही है इस सीड का, और फार्मर्स को वो बांट रही है। एक और वर्ड आपने कई बार सुना होगा, बायोफोर्टिफिकेशन। बायोफोर्टिफिकेशन क्या होता है? देखिए, बहुत सारी हमारी फसलें ऐसी हैं भारत में या पूरी दुनिया में कहीं पर भी, जिनमें सब कुछ आपको नहीं मिलेगा, राइट? किसी में आपको आयरन नहीं मिलेगा, किसी में आपको विटामिन B12 नहीं मिलेगा। अब मान लीजिए कि मैं कोई वीट लेता हूं और अगर मुझे उसमें विटामिन B12 डालना है, क्योंकि विटामिन B12 जो होता है वो ज़्यादातर वेजिटेरियन सोर्सेज में नहीं होता, कम होता है, बहुत कम होता है, ना के बराबर। तो वीट में अगर मुझे विटामिन B12 डालना है तो एक तरीका तो ये है कि जब मैं वीट से आटा बनाऊंगा, ठीक है, उस वक्त B12 डाल दूंगा। तो ये एक मेरा नॉर्मल फोर्टिफिकेशन प्रोसेस है, यानी जब मैं वीट को प्रोसेस कर रहा हूं, जब मैं गेहूं का प्रसंस्करण कर रहा हूं, तब मैं B12 डाल रहा हूं। लेकिन एक तरीका यह है कि मैं एक बीज ही ऐसा तैयार करूं, वीट का जो वीट का बीज है वो ऐसा तैयार करूं कि जब वो ग्रो हो खेतों में तो ऑटोमेटिक उसमें B12 आ जाए। इसको बोलेंगे बायो फोर्टिफिकेशन। तो बायो का मतलब ही होता है लिविंग, यानी लिविंग प्लांट्स ऐसे तैयार करो, ऐसे बीज तैयार करो कि उनमें जब वो ग्रो करें तो हमें एक्स्ट्रा चीजें मिले जो उनमें परंपरागत तरीकों से नहीं होती। और अभी वर्ल्ड फूड डे था, तो प्रधानमंत्री मोदी ने ये 17 वेराइटीज हैं बायोफोर्टिफाइड जो क्रॉप्स हैं उनकी वैरायटी, ये राष्ट्र को समर्पित करी। इनमें आप देख सकते हैं बहुत सारी वैरायटी हैं, राइस की, व्हीट की, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स ने ये तैयार करी हैं। इनमें मूंगफली से लेके मूंगफली, सरसों, इनमें जो मिलेट है, बाजरा है या गेहूं, सबकी वैरायटीज जो हैं वो लॉन्च की गई हैं। इसके अलावा मैं आपको कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स बताता हूं जो न्यूज़ में रही, खास तौर पे 4 या 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक और वीट की वैरायटी तैयार करी थी 2020 में ही, जिसका नाम था मैक 4028। मैक 4028, ये भी आपको याद रखना है, ये वीट की वैरायटी है। और आप जानते हैं कि असम में जो बाढ़ की समस्या है बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र रिवर का पानी जो है वो स्वेल कर जाता है मॉनसून सीजन में। तो वहाँ पे असम के जो किसान हैं, खास तौर पर गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, उन्होंने कुछ चावल की फ्लड रेजिस्टेंट वैरायटी ग्रो करी हैं, जिनका नाम है रंजीत सब 1, स्वर्ण सब 1 और बहादुर सब 1। यानी रंजीत, स्वर्ण और बहादुर सब 1 वैरायटी चावल की हैं और ये फ्लड रेजिस्टेंट है, यानी बाढ़ में भी ये खराब नहीं होंगी। आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में इस बार चक्रवात आया था, साइक्लोन आया था एम्फान। तो इस साइक्लोन के कारण पश्चिम बंगाल के जो किसानों के खेत हैं उनमें समुद्र का पानी घुस गया। समुद्र के पानी के घुसने की वजह से वहां पे चावल खराब हो गया और वहां पे नमकीन एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया, सॉल्टी जो एनवायरनमेंट है वो क्रिएट हो गया। तो एक केरल में चावल उगता है जिसको बोलते हैं पोक्कली चावल। तो पोक्कली चावल जो है केरल में अलापुया, एर्नाकुलम और थ्रिसुर डिस्ट्रिक्ट में उगाया जाता है। तो केरला से ये बंगाल भेजा गया क्योंकि ये सॉल्ट वाटर को बर्दाश्त कर सकता है, ठीक है, ये सॉल्ट रेजिस्टेंट होता है।
सॉल्ट वाटर रेजिस्टेंस इसकी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो फिर पोक्कली चावल भी काफ़ी न्यूज़ में आया था अभी अभी, क्योंकि वेस्ट बंगाल के किसानों ने इसको उगाना स्टार्ट किया। एक और चावल है जो अभी अभी तैयार किया है, ये तैयार करा है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर साइंस जो शिमोगा में है, कर्नाटक के किसानों के लिए। इस चावल का नाम है सह्याद्री मेघ। तो कर्नाटक के किसान जो चावल उगाते थे वो ज्योति वैरायटी उगाते थे, लेकिन ज्योति वैरायटी में कई तरह के डिजीज लगने लगे और इसमें प्रोटीन भी कम था। तो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर साइंस के वैज्ञानिकों ने क्या किया, ज्योति वैरायटी को हाइब्रिड तैयार करा, उसका क्रॉस करके अकालो वैरायटी के साथ, और फिर सह्याद्री मेघ चावल तैयार हुआ। इसमें प्रोटीन भी ज्यादा है और इसमें डिजीज भी नहीं लगते। साथ ही साथ इसमें एंथोसाइनिन भी है जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। एंड फाइनली पश्चिम बंगाल में जो राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है चिंसुरा बंगाल में, और नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, उनके वैज्ञानिकों ने मिलकर भी एक चावल तैयार करा है अभी अभी। इसका नाम है मुक्तोश्री, और यह चावल आर्सेनिक रेजिस्टेंट है। आर्सेनिक की समस्या काफ़ी है क्योंकि आर्सेनिक हमारे ग्राउंड वाटर में कई राज्यों में बहुत ज़्यादा है, और आर्सेनिक जब हमारे ग्राउंड वाटर में होता है तो उससे फिर वो चावल में चला जाता है, और जब चावल हम ये खाते हैं तो हमारी बॉडी में आर्सेनिक चला जाता है। इस वजह से बहुत सारे डिजीज हमें हो सकते हैं, इवन लिवर या किडनी फेलियर, कैंसर जैसे डिजीज भी हो सकते हैं। मुक्तोश्री चावल की खास बात यह है कि ये ग्राउंड वाटर में अगर आर्सेनिक है तो उसको एब्जॉर्ब नहीं करता, यानी आर्सेनिक रेजिस्टेंट है ये राइस। तो ये भी तैयार किया गया है। और अभी अभी क्योंकि ये सीज़न चल रहा है, ये वो सीज़न है जब किसान चावल और गन्ना वगैरह उसको हटाते हैं, उसको काटते हैं और गेहूं उगाते हैं। तो हरियाणा, पंजाब वगैरह में खास तौर पे वीट की कुछ वैरायटीज़ तैयार की गई हैं, जैसे करण वंदना और करण नरेंद्र। करण वंदना जो है ये 80 क्विंटल तक पर हेक्टेयर की ईल्ड दे सकती है, इसका मैच्योरिटी पीरियड है 120 दिन। और करण नरेंद्र जो है ये 82 क्विंटल पर हेक्टेयर तक की ईल्ड की क्षमता रखती है, और ये 143 डेज में मैच्योर होती है। तो ये सारी वैरायटीज भी आपको याद रखनी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। सो ये था हमारा वीडियो हाई यील्डिंग वैरायटीज जो वीट की तैयार की गई है मैक्स 6478। इसके अलावा मैंने आपको हाई यील्डिंग वैरायटीज के बारे में भी बताया। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट है आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।